सो लास्ट क्लास में हमने ब्लॉकचेन के बारे में देखा था। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक हार्ड हैट का प्रोजेक्ट सेटअप कर लेता हूं, ताकि वो बैकग्राउंड में उसका इंस्टॉलेशन भी चलता रहेगा और हम लेक्चर में भी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले आपको टर्मिनल स्टार्ट करना है। आपको टर्मिनल स्टार्ट करना है और सारा डेवलपमेंट हम लाइनक्स एनवायरनमेंट में करना चाहते हैं, चाहे वो वेब 3 हो चाहे वेब 2 हो। सारा डेवलपमेंट हम लाइनक्स पे करेंगे। इसमें एल का मतलब होता है लाइनक्स, है ना, विंडोज सबसिस्टम लाइनक्स। तो सारा काम हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही करेंगे। सो आप देखिए, मैं यहाँ पर इस लोकेशन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मुझे जाना है अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर। तो सीडी करके इंटर करके आप अपना कहाँ जा सकते हो, होम डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं जो हूँ, मैं हिमसू यूजर हूँ। ये जो एट द रेट से पहले जो लिखाई दिखाई देता है, ये क्या कहलाता है, यूजर नेम। सो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पर्टिकुलर मेरा क्या है, यूजर है। और इस यूजर की ये क्या है, उसकी होम डायरेक्टरी है ना। जैसे आप सभी लोगों का अपना अपना घर है ना, अपना अपना होम है। आप घूम फिर के शाम को कहाँ जाते हो, अपने घर पे ही जाते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली हर यूजर का अपना काम करने का एक लोकेशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, होम डायरेक्टरी। समझ में आ गया। तो आप कहीं पे भी हैं और आपको तुरंत जंप करना है भाई, होम डायरेक्टरी में क्या करोगे, सीडी इंटर। और दूसरा सीडी टिल्ड इंटर, दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है ना। ls-l किया, ये वेब 3 वाला प्रोजेक्ट है। चलिए आज फिर से हम mkdir वेब वेब 3 अंडरस्कोर 3 नाम से बना लेता हूं, क्योंकि मेरे पास 2 नाम से पहले से बना हुआ है। इसके अंदर गया वेब 3 अंडरस्कोर 3 के अंदर गया मैं, वेब 3 अंडरस्कोर 3 पर मैं गया। और यहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। सो फटाफट हम गए। हम कहाँ पर जाएंगे, हमारे हार्ड हैट पर। हार्ड हैट। सो हार्ड हैट क्या है, हार्ड हैट एक एक नोड.जेएस की लाइब्रेरी है, जिसके थ्रू हम लोकल इथेरियम नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं, इथेरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और उस बेसिस पे हम वेब 3 के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है ना। तो वेब 3 पर हम गए और गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर आप देखेंगे पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी बनानी है आपको। तो आप अपनी एक डायरेक्टरी बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी बना ली, हार्ड हैट नाम से मैंने डायरेक्टरी बनाई। और उस हार्ड हैट डायरेक्टरी के अंदर गया मैं। और उसके बाद फाइनली आप हार्ड हैट npx हार्ड हैट डैश डैश इनिट। इनिट का मतलब क्या होता है भाई, इनिशियलाइज करना। किसी चीज की शुरुआत करने को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज। जैसे ही मैं npx हार्ड हैट इनिट करूंगा, तो ये मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है और हमें हार्ड हैट 3.x पे काम करना है। ठीक है ना। इंटर किया। ठीक है ना। उसके बाद एब्सोल्यूट पाथ। उसके बाद ये हमसे 3 चीजें पूछ रहा है कि आप प्रोजेक्ट जो सेटअप करना चाहते हो वो विम लाइब्रेरी के थ्रू करना चाह रहे हो कि ether.js के थ्रू के मिनिमल। ठीक है ना। तो अभी मैं आज जो है मिनिमल प्रोजेक्ट को लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास एडिशनल लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगी, सिर्फ एक मिनिमम चीजें क्या क्या चाहिए एक ब्लॉकचेन नेटवर्क चालू करने के लिए, बस वही चीजें आएगी। हो सकता है 350 MB के आसपास, 360 MB के आसपास कल हमारा फाइल साइज आया था। और मिनिमल हार्ड हेड के अंदर हमारे पास थोड़ा फाइल साइज कम आ जाएगा। तो मैंने इंटर किया और ये मुझसे और पूछ रहा है कि भाई चालू कर दे, क्या चालू कर दो। तो यहाँ पर देखो बेसिकली ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये हार्ड हेड लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा है। और ये टाइपस्क्रिप्ट के टाइप्स इंस्टॉल कर रहा है और टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहा है। बेसिकली 3 चीजें, 3 मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहा है अपने सिस्टम में। और कल का आप देखते तो उसके बाद 3 के अलावा चौथी वो लाइब्रेरी और इंस्टॉल कर रहा था, विम, है ना। और आप कंपेयर कर लेना कि मिनिमल में ये 3 पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, और इसके अंदर जब हम उसका वो अम, हम टाइपस्क्रिप्ट विथ वीएम के थ्रू करेंगे, तो हमारे पास ये एडिशनल पैकेजेस आ रहे हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ से अपना इंस्ट्रक्शन फाइल ओपन कर लेता हूँ। इंस्ट्रक्शन फाइल हमारा जो भी पड़ा हुआ है, जहाँ पे भी पड़ा हुआ है, उसका इंस्ट्रक्शन फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसी इंस्ट्रक्शन फाइल को हम यहाँ पर आज रख देंगे। ठीक है ना। सो मेरी इंस्ट्रक्शन फाइल जो ये txt फाइल है, ये कहीं और पड़ी हुई है। ठीक है ना। ये मेरी इंस्ट्रक्शन फाइल कहीं और पड़ी हुई है। इस इंस्ट्रक्शन फाइल को मुझे वहां रखना है, कहाँ पर, जहां पर मेरी लाइनक्स की डायरेक्टरी है। तो भाई डायरेक्टरी पर जाने के लिए मैंने कल क्या बताया था, //wsl $। ये जैसे ही आप हिट करोगे, आप कहाँ आ जाओगे, लाइनक्स के फाइल सिस्टम पर आ जाओगे। ठीक है ना। लाइनक्स के फाइल सिस्टम पर आ जाओगे। ठीक है ना। लाइनक्स के फाइल सिस्टम पर क्यों नहीं जा रहा है ये, डबल क्लिक किया। यहां पर मैं कहां पर हूं, /होम। अब /होम का मतलब हो गया कि स्लैश मतलब ये रूट, और रूट के अंदर कहा, होम। और हर यूजर की डायरेक्टरी कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। मैं लाइनेक्स के अंदर में एक यूजर हूं और मेरे यूजर का नाम हिंसू है, तो मेरे हिंसू नाम की डायरेक्टरी मिल गई।
धीरे धीरे मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो हिमसू के अंदर गया मैं, और इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैं वेब वेब 3_3 के अंदर हूँ आज। और यहाँ पर मुझे अपनी वो रखनी है, ये txt फाइल रखनी है। तो इसको मैं यहाँ से पूरे को मैंने सेव किया, राइट क्लिक किया, एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल बना दिया मैंने, और मेरा web3 नाम से मैं अपना एक वो फाइल बनाया, सेव किया। ये सारा इंस्ट्रक्शन मेरा इधर आ गया। ठीक है ना, ये मेरा सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो ये मेरा web3 वाला मेरा फाइल है पर्टिकुलर। और यहाँ पर आज हमें ये देखना है। मैं लाइनेक्स की पीपीटी स्टार्ट कर देता हूँ। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने मांगा हो कि सर वो स्लाइड हमें शेयर कर दो, है ना। किसी ने नहीं मांगा कि सर ये पीपीटी जो है इसका लिंक दे दो ताकि हम देखें। तो इस बात का प्रूफ हो गया कि भाई आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस शीट में क्या क्या बनाया, क्या क्या किया। ठीक है ना, तो ये ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा क्लास होने के बाद। और यहाँ से हमें आज देखना है कि बेसिकली कंपाइलर्स के बारे में देखना है। ठीक है ना, सो बेसिकली कंपाइलर्स के बारे में हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पर हम गए। और कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है सोर्स कोड को ऐसे कोड में कन्वर्ट करना जिसको मशीन समझ सके। ठीक है ना, आप जो भी कोड लिख रहे हो उसको किस में कन्वर्ट करना? मशीन रीडेबल कोड करना। जो सोर्स कोड आप लिखते हो वो हम ह्यूमन समझते हैं कि नहीं समझते? भाई जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखा है तो वो हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं पढ़ के? सो वॉट एवर कोड विच यू आर एज अ डेवलपर राइटिंग इज अ ह्यूमन रीडेबल। ह्यूमंस मतलब हम जिस कोड को समझ सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रीडेबल कोड। उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। ठीक है ना, उस सोर्स कोड को एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर जिसे हम कंपाइलर बोलते हैं। उस सोर्स कोड को वो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल करके ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देता है जिसे कौन लोग समझ सकते हैं? कौन समझ सकता है? मशीन समझ सकती है। मशीन मतलब कंप्यूटर। कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं जानती है, कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा जानती है, दैट इज बाइनरी, 0 या 1। है ना, ये बचपन में सीखा होगा हमने कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, 0 और 1। और वो रियल भी है। तो जो कुछ भी आप कोड लिखते हो, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट का हो, चाहे सॉलिडिटी का हो, वो कोड फाइनली कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर कन्वर्ट करने के बाद ऐसे कोड में वो कन्वर्ट कर देगा जिससे क्या मशीन समझ सके। ठीक है ना, यहां पर आप देखो, फिर एक और शीट है। तो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट योर हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल मतलब जिसे डेवलपर समझता है, which convert a high level language into a machine language. Again, see, a compiler is a software, compiler is a program which convert your source code into 1 0 language, which we call as बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0। कंप्यूटर सिर्फ 1 0 को ही जानता है और कुछ नहीं जानता है। ठीक है ना, सो व्हाट इज द कंपाइलर? Compiler is a software, compiler is a program which convert your source code into a machine readable code which is basically 1 0 1 0, which is basically binary numbers। ठीक है ना, सो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर होता है। जैसे आप यहां पर आप देख पा रहे हो कि सी प्रोग्रामिंग डॉट सी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना होगा आपने कि भाई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्या लिखना पड़ता है? अपने को सोर्स कोड लिखना पड़ता है। फाइनली उस सोर्स कोड को भी हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ता है? कंपाइल करके मशीन में एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खुद का भी क्या है? कंपाइलर है। सॉलिडिटी में जो भी कोड लिखोगे वो कोड डायरेक्टली नेटवर्क पर रन हो जाता है कि उसको हमें किसी न किसी कंपाइलिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हमें उसे मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिमाग में बात बिठा लेना, जो भी सोर्स कोड आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, चाहे आप पाइथन पे काम कर रहे हो, टाइपस्क्रिप्ट में कर रहे हो, जावा में कर रहे हो, आपका सोर्स कोड वो किसी न किसी माध्यम से किस में कन्वर्ट होता है? वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे थे, इससे जस्ट पहले आपने क्या पढ़ा? थोड़ा बहुत टाइपस्क्रिप्ट पढ़ा। आपको पता है कि भाई टाइपस्क्रिप्ट का कोड फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? जावास्क्रिप्ट में। तो वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर की होती है। तो भाई कंपाइलर हर जगह मिलेगा आपको। ठीक है ना, उसी प्रकार से आप देखो, अगर आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुना होगा तो जावा के अंदर भी जावा का जो सोर्स कोड होता है उसे कौन कंपाइल करता है? जावा का अपना कंपाइलर होता है जिसको वो कन्वर्ट करके ऐसे कोड में बना देता है जो कि किस टाइप का हो? मशीन रीडेबल हो। ठीक है ना, और आगे बढ़े। ठीक है ना,
ये देखो यहाँ पर आपने जावा का कोड लिखा, वो जावा का कोड किस में कन्वर्ट होगा? जावा कंपाइलर में। जावा कंपाइलर से कन्वर्ट होके वो किस में कन्वर्ट होगा? मशीन मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट होगा। एंड देन फर्दर हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें एक हमारे पास एक वर्चुअल मशीन होता है, जावा वर्चुअल मशीन होता है, जिसको वो कोड उसको लोड करता है और फाइनली उस प्रोग्राम को लोड कर देता है। ठीक है ना? तो ये बेसिकली हायरार्की है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जावा। ठीक है ना? तो जावा के अंदर क्या होता है? जावा के अंदर एक सोर्स कोड होता है, उस सोर्स कोड को जावा कंपाइलर किस में कन्वर्ट करता है? बेसिकली ऐसे कोड में जो मशीन रीडेबल हो, और उस मशीन रीडेबल कोड को फिर कौन रीड करता है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। और उस जावा वर्चुअल मशीन का काम है उस कोड को रीड करके एग्जीक्यूट कर देना। सिमिलरली अब हम सॉलिडिटी पर आ जाते हैं। सॉलिडिटी का जो कन्वर्जन प्रोसेस है एग्जैक्टली सिमिलर टू दी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना? तो जावा का अगर ये फ्लो पता है आपको तो सॉलिडिटी भी समझ जाओगे। तो जावा के अंदर कंपाइलर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो सॉलिडिटी के अंदर सॉलिडिटी का भी क्या होता है? कंपाइलर होता है। ठीक है ना? जावा के अंदर जैसे ही कंपाइलर उसको मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है, उस मशीन रीडेबल कोड को पढ़ने का काम किसका होता है? जेवीएम का होता है, जावा वर्चुअल मशीन का होता है। सिमिलरली यहां पर भी सॉलिडिटी के अंदर एक कंपाइलर होता है और उस कंपाइलर को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट किया जाता है। उस मशीन रीडेबल कोड को यहां पर सॉलिडिटी में बाइट कोड बोला जाता है। और उस बाइट कोड को कौन लोड करता है? ईवीएम लोड करता है, इथीरियम वर्चुअल मशीन। जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है ना? सो आप देखिए, आपका जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो सोर्स कोड है वो जावा कंपाइलर ने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद वो जो मशीन रीडेबल कोड बना उसको जावा के अंदर भी क्या बोलते हैं? बाइट कोड। तो अगर आप ओवरव्यू आप समझ लीजिए कि जो भी आप कंपाइल करने के बाद जो कोड बनता है वो बेसिकली बाइट कोड होता है। और उस बाइट कोड को कोई ना कोई वर्चुअल मशीन उसको लोड करता है। लोड करने के बाद उसको मशीन पर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है ना? सिमिलरली वी हैव द सेम फंक्शनैलिटी हियर। वी हैव अ सॉलिडिटी कोड, वी हैव अ सॉलिडिटी कंपाइलर। वो सोर्स कोड को वो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइल करके किसमें कन्वर्ट करेगा? मशीन रीडेबल कोड, बाइट कोड। और उस बाइट कोड को कौन लोड करेगा? ईवीएम लोड करेगा, इथीरियम वर्चुअल मशीन, और हमारा उस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड जो भी आप लिख रहे हो, या मैं अभी आपको लिखना सिखाऊंगा, जिसमें आपकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट सोल, है ना? अनिल डॉट सोल। उस फाइल को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? कंपाइलर में। कंपाइलर में कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? अपना बाइट कोड मिलेगा। और इस बाइट कोड को फर्दर मैं किधर लोड करवाऊंगा? ईवीएम पर। और ईवीएम पे लोड करते ही मेरा जो कोड है सॉलिडिटी का कोड, वो किधर रन हो जाएगा? हमारे नेटवर्क पर, ब्लॉकचेन नेटवर्क पर। ठीक है ना? क्योंकि वहां ब्लॉकचेन के अंदर कोई एक मशीन तो है नहीं, मल्टीपल मशीन है। जावा के अंदर तो एक ही मशीन होती है जो आपके कोड को रन कर रही है, मगर ब्लॉकचेन में कोई एक मशीन थोड़ी है क्या? मल्टीपल मशीन्स आर कनेक्टेड पीयर टू पीयर। तो बेसिकली सॉलिडिटी का कोड कंपाइल होने के बाद ईवीएम की मदद से कहाँ एग्जीक्यूट होता है? वो ब्लॉकचेन नेटवर्क पर एग्जीक्यूट होता है। हम यूं नहीं बोल सकते हैं कि वो किसी एक मशीन पे जाके एग्जीक्यूट होगा, वो नेटवर्क पर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना? सो ये इसका पर्टिकुलर फ्लो है। एक और डायग्राम देख लो। यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, मतलब सोर्स कोड है। सोर्स कोड को कौन रीड करेगा? कंपाइलर रीड करेगा, उसको कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद बाइट कोड कन्वर्ट करेगा, और इस बाइट कोड के बाद भी फर्दर क्या बच रहा है? ईवीएम लोड करेगा, और ईवीएम के बाद वो नेटवर्क पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना? सो पाइथन के अंदर भी है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी पाइथन का आप सोर्स कोड लिखते हो। वो सोर्स कोड लिखने के बाद पाइथन के अंदर भी उसका क्या होता है? पाइथन का अपना खुद का, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का क्या होता है? कंपाइलर होता है, जिसका काम है सोर्स कोड को ऐसे कोड में कन्वर्ट करना जिसको जनरली क्या बोला जाता है? बाइट कोड। ठीक है ना? बाइट कोड सुनने को हर जगह मिलेगा आपको, जावा में भी मिलेगा, पाइथन में भी मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा। सॉलिडिटी में भी आपको बाइट कोड मिल रहा है। बाइट कोड मतलब मशीन रीडेबल कोड। ठीक है ना? 1010 वाला जो है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बेसिकली बाइट कोड है। एंड दैट बाइट कोड विल बी लोड बाय सम काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन, एंड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द सिस्टम। ठीक है ना? तो ये हमारी टोटल बात थी। और ये आप देखिए मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है। ls-l किया मैंने, यहाँ पर आए, और यहाँ से मैंने कोड डॉट किया। ठीक है? अब टर्मिनल पर मैं गया। ठीक है? अब यहाँ पर
हार्ड हैट पर हम गए, हार्ड हैट पर गए, सबसे पहले हम गए और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो हार्ड हैट का प्रोजेक्ट होता है उसका कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो हार्ड हैट के अंदर जो सॉलिडिटी की फाइल्स जो आप बनाओगे, जो भी आप बनाओगे, वो जनरली किस फोल्डर के अंदर रखनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर के अंदर, ठीक है ना। तो जिस नाम से डायरेक्टरी दिया हुआ है उसी नाम से आपको बनाना है। अभी मेरे इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे इसमें टेस्ट फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा है, इग्निशन नाम का फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप किया है? मिनिमम, मिनिमल। मिनिमल का मतलब हो गया आलतू फालतू कुछ भी नहीं आएगा, मेन मेन चीजें आ जाएंगी, है ना। प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मेन क्या चीजें चाहिए। तो अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, अपने को डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है और उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो आप देखो, हार्डहेड प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहला फोल्डर जो आपको बनाना है वो किस नाम से बनाना है? कॉन्ट्रैक्ट्स नाम से बनाना है। मेरे इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट्स नाम से फोल्डर है? क्या नहीं है। तो चलिए यहां से एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, किस नाम से? कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, बना लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के बाद हमें उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा? हमारे सॉलिडिटी का कोड, ठीक है ना। सो यहां पर हम गए और अपने सॉलिडिटी का कोड लिखेंगे। जैसे मैंने अपनी एक फाइल बनाई, माय कॉन्ट्रैक्ट डॉट सोल। फाइल के नाम लिखने का तरीका देख लो। मैंने यहां पर गया, मैं, ठीक है ना, मैं यहां पर गया और मैंने मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स नाम के फोल्डर के अंदर किस नाम से बनाया? माय कॉन्ट्रैक्ट्स नाम से बनाया, माय कॉन्ट्रैक्ट डॉट सोल। फाइल के नाम जो है ये फाइल का नाम किस कन्वेंशन से है, किस रूल के हिसाब से? भाई पास्कल के से। ओ भाई, रूल है तो रूल फॉलो करने, अच्छे इंजीनियर वही होते हैं भाई ये जो कन्वेंशन फॉलो करते हैं। अभी आपको साल भर हो गया पढ़ा पढ़ा के, फिर भी आप वो जो फंक्शंस बना रहे हो उनको स्मॉल लेटर में लिख रहे हो। get my numbers, everything you are written in a small letter. Didn't I told you to remember the naming convention? समझ में आ रहा है? तो भाई कन्वेंशन में है ना, सिखा रहा हूं तो आप कर लो। सो रूल नंबर फर्स्ट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट फाइल नेम लिख लेना, भले लिख लिख के स्क्रीनशॉट, ये जैसा भी है इसमें शुभम ने दिए ना सुबह स्क्रीनशॉट, वो लेबल्स के साथ में दिए ना, वैसे लेबल्स के साथ में चाहिए मुझे स्क्रीनशॉट। आप लोग स्क्रीनशॉट दे देते हो और उसमें आप क्या समझे हो, क्या समझाना चाह रहे हो, कोई मेंशन नहीं कर रहा है। क्यों? ये बात तो मैं पहले से कह चुका हूं कि हर स्क्रीनशॉट में मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए। हर स्क्रीनशॉट में मुझे लेबल्स के थ्रू, एरो के थ्रू वो चीज आपको स्क्रीनशॉट में समझानी है जिसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में डाल रहे हो। समझ में आया? तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट every contract file name should be in Pascal case. It should be okay. So example, my contract dot soul, for example Anil dot soul, ठीक है ना। ए कैपिटल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। पास्कल केस में क्या होता है? हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, माय का एम कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल। तो भाई मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ये यार ये चीजें आपको फॉलो करनी है, ये भैया रूल है, कन्वेंशन है, ये नहीं फॉलो करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पर बनाया, मैंने अपना एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बनाया और यहाँ पर मैं अपना नेटवर्क रन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको स्प्लिट करना है दो विंडो, है ना। ये स्प्लिट टर्मिनल लिखा हुआ है बटन, इसको स्प्लिट कर लेना। एक टर्मिनल पर आप चला लेना अपना नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू रन अ लोकल ब्लॉकचेन नेटवर्क यूजिंग हार्डहेड। हम क्या, आपने हार्डहेड इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में? बिल्कुल कर लिया। अब पहला काम क्या है? नेटवर्क को चालू करना। भैया नेटवर्क चालू नहीं होगा, नेटवर्क ही चालू नहीं होगा तो कौन से आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लोगे? तो सबसे पहला काम क्या है? नेटवर्क को चालू करना। नेटवर्क को चालू करने के लिए कमांड है npx hardhat run। npx hardhat रन नहीं है, नोड है, सॉरी, ठीक है ना। npx hardhat नोड। ये जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा 2-3 सेकंड के अंदर मुझे ये मेरा लोकल नेटवर्क चल जाएगा और इस लोकल नेटवर्क चलने के बाद मुझे वो डमी डमी 20 अकाउंट दे देगा। डमी 20 अकाउंट दे देगा इथीरियम के, ठीक है ना, जिसमें मुझे अकाउंट नंबर, उसका बैलेंस और उसका प्राइवेट की हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो एक टर्मिनल में आपको अपना यहाँ पर ये करना है और दूसरे टर्मिनल पर आप अपने आप
इसको आप मिनिमाइज कर लेना और मेक श्योर ये जो आपने npx हार्ड हैट रन किया है ये कभी भी कंट्रोल सी करके बाहर मत निकल जाना, क्योंकि कंट्रोल सी कर दिया तो नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो नेटवर्क हमेशा किस स्थिति में रहना चाहिए, रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक टैब में हमेशा ये टर्मिनल अप एंड रनिंग होना चाहिए, ये यहाँ पर हमेशा रनिंग स्टेट में होना चाहिए, और दूसरा टर्मिनल आप अपनी दूसरी कमांडो को एग्जीक्यूट करने के काम में ले सकते हो। तो चलिए आज हमारा एक सिंपलेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं। हाउ यू राइट अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। आप अपना एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टरी बना ली आपने रूट लेवल पर, ठीक है। उसके अंदर आप जाओ कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टरी के अंदर, उसके बाद आप अपनी एक फाइल बना लो, है ना। आप मैनुअली बना लो, चाहे विम से बनाओ, काई से भी बनाओ, फाइल बनानी है अपने को, मैंने बना ली, तुरंत बना ली मैंने। उसके बाद ये सॉल्व फाइल का बेसिक कोड लिखो, राइट डाउन बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कोड which is similar to जावास्क्रिप्ट क्लास। भाई जावास्क्रिप्ट की क्लास देखी है आपने, तो जावास्क्रिप्ट की क्लास का सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर होता है। सो यहाँ ऊपर गए, यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लास की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद क्लास के नाम, उधर भी पास्कल केस लिखते थे, यहाँ पर भी पास्कल केस। रूल क्या है, रूल यही है कि भाई जो फाइल का नाम है वो के वो ही क्लास का नाम होता है, जो फाइल का नाम है एग्जैक्टली वही नाम आपके कॉन्ट्रैक्ट का नाम होना चाहिए। समझ में आया, ये रूल है, ये रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड फिर से मैं लिख देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट नेम शुड ऑलवेज इक्वल टू द फाइल। ये भी रूल है कि भाई जो फाइल का नाम है एग्जैक्टली वो कॉन्ट्रैक्ट का भी नाम होना चाहिए। और दूसरा रूल क्या है, फाइल का नाम पास्कल केस में होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी किस में हो गया, पास्कल केस, एक ही बात है। सो माय कॉन्ट्रैक्ट, करली ब्रेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस क्लोज। भाई इधर अब तुरंत आप लाइफ का अपना पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने जा रहे हो, तो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का क्लास आता है तो आप यहाँ पर W3C पर जाना, W3C पर जाना, जावास्क्रिप्ट में जाना। तो जावास्क्रिप्ट का हमें सेक्शन देखना है कौन सा, क्लास डेफिनेशंस। और जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होता है, सॉलिडिटी में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है। बाकी उसका जो लिखने का तरीका अगर आप देखोगे ना एग्जैक्ट सेम होता है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड ले लेते हैं, फटाफट हम जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड पर गए, जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड, ठीक है ना। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का प्लेग्राउंड रहा, पूरा हटाया, मैंने यहाँ पर क्लास लिखा माय क्लास, और इस क्लास के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिए क्या, क्लास के अंदर कितने मेंबर होते हैं सर, 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर्टी होता है, दूसरा कौन होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, दूसरा कौन होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, तीसरा कौन होता है सर, मेथड होता है, ठीक है ना। तो क्लास के अंदर कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है नेम नाम से, ठीक है ना, नेम मेरा अनिल है, और दूसरा मेरा प्रॉपर्टी पड़ी हुई है सरनेम पड़ी हुई है ना। प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल्स, ठीक है ना। जो वेरिएबल आप जावास्क्रिप्ट में लेट वार कॉन्स्ट से बनाते हो वही वेरिएबल क्लास के अंदर आप डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। सो मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए क्लास के अंदर, तो उनको मैं वेरिएबल नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, क्लास की प्रॉपर्टी। वेरिएबल को ही क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्लास के अंदर मैंने 2 वेरिएबल बनाए, क्लास के अंदर मैंने 2 प्रॉपर्टी बनाए। अब मुझे क्लास से रिलेटेड 2 बातें होती हैं भाई। सबसे पहले क्लास को डिफाइन करो, तो दूसरी बात क्या हो गई, क्लास को इंस्टेंशिएट करो। सेकंड बात कौन सी हो गई, क्लास इंस्टेंशिएशन, इंस्टेंशिएशन। So what is the second thing? First of all, we need to define the class. We can instantiate the class. Class definition is a one-time process. जितनी बात आप यहाँ जावास्क्रिप्ट में आप समझ जाओगे उतनी वही सेम बातें किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। समझ में आ गया। तो अगर मैंने कोई क्लास माय क्लास नाम से अगर बना दी है सिस्टम में, तो इसी नाम से दूसरी क्लास में बना सकता हूं क्या, नहीं बना सकता हूं, बिकॉज इट इज अ वन टाइम। सिमिलरली सॉलिडिटी में अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट का नाम एक बार आपने बना दिया, डिप्लॉय कर दिया, सेम नाम से कॉन्ट्रैक्ट फिर दोबारा आप नहीं बना पाओगे, वो दिक्कत आएगी। तो जो रूल्स आपको जावास्क्रिप्ट क्लास में समझ में आते हैं एग्जैक्टली वही रूल हमारे पास सॉलिडिटी में। मतलब मुझे सॉलिड, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के या क्लास वाला कॉन्सेप्ट आता है तो मुझे सॉलिडिटी 50% आता है। समझ में आ गया, सारी चीजें क्लास ही है। अब मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा।
तो इसी क्लास के चलते हुए मैं जावास्क्रिप्ट का क्लास का रिवीजन भी करवा रहा हूं भाई, और मैं आपको पैरेलल में क्या सिखा रहा हूं, सॉलिडिटी। दोनों को कंपेयर कर लो कि जावास्क्रिप्ट का क्लास और सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है कि एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। इधर जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने मेंबर हैं क्लास के अंदर, तो सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी 3 मेंबर हैं, हालांकि 3 के अलावा चौथा पांचवा छठा मेंबर भी है, बट 3 ये जो ये लिख रखे हैं ये वहां पर भी है, ठीक है ना। तो चलो, क्लास इंस्टेंशिएशन इज अ मेनी टाइम प्रोसेस, मेनी टाइम प्रोसेस। समझ में आ गया? इसका लिखने का मतलब ये है कि मैं क्लास के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कितने भी बना सकता हूं, न्यू ऑफ माय क्लास, ठीक है ना। अब यहां पर मैं कंसोल लॉग लिखूं और मैं उसको मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर से, अब किसी ने लिखा कि दिस इज मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, अब भाई क्या वो किसी को एरो लिख के बताते ना कि भाई ये डॉट, किसी ने लिखा कल स्क्रीनशॉट दिया कि भाई दिस इज मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, भाई कहां, वो पूरे इमेज में कहां पर है, उसमें तो आपने 1000 कैरेक्टर लिख रखे हैं, तो भाई एरो लिखने में क्या जा रहा था तुम्हारा, और ये डॉट पर हाईलाइट करने में क्या दिक्कत थी। सो दिस डॉट, या तो तुम बोलो कि मैं एक एक चीजें यूं बच्चों की तरह सिखाऊं कि भाई बच्चों ये यहां जाओ, ये अपना वेब व्हाट्सएप खोलो, है ना, एक एक चीजें मैं बताऊं कि भाई ऐसा एरो ड्रॉ करो, ये इसको ये पॉइंट पे ये करो, ऐसे करो, तुम इतने तो ऊपर वाले ने इतना तो अपने को सेंस दिया हुआ है कि मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन, व्हाट एवर आई एम सेइंग इन द क्लासेस, एवरी स्टेटमेंट विच यू हैव understood, you should mention it in the screenshot along with some labels, along with some arrows, बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। so this dot is what is a member selection operator, and with the member selection operator I can access any 3 of these members. So the first member is properties, and here in the properties I have created 2 properties I can access. So यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया CEO डॉट नेम, ये अनिल आ गया। यहाँ पर मैंने इससे पहले इसको हेलो कंकैटिनेट करवा दिया, ये स्ट्रिंग से मैंने कंकैटिनेट करवा दिया, हेलो एंड कॉमा, हेलो अनिल, है ना, आ गया ना। सो क्या क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है ना। चलो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए, अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए, यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी सेकंड लेवल पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। भाई सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसका भी तीसरा मेंबर कौन होता है भाई, मेथड। कॉन्ट्रैक्ट मतलब लिख लेना, क्लास इज एग्जैक्टली इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, जावास्क्रिप्ट क्लास इज एग्जैक्टली इक्वल टू सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी डिफरेंस है क्या, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया बनाने वाले ने। अगर सॉलिडिटी मैंने बनाया होता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट की जगह एग्रीमेंट कर देता, एग्रीमेंट कर देता, भाई मैं बनाने वाला हूं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी नाम रखूं। तो सॉलिडिटी जिसने बनाया उसने क्लास के ही कॉन्सेप्ट को लेके, उसको कॉन्ट्रैक्ट नाम सही लग गया होगा तो उसने वो लेके चल दिया, तो इसमें हम आर्ग्यू तो नहीं कर सकते हैं भाई, बनाने वाले ने जो बना दिया उसी को हम डेवलपर लोग फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। सो सॉलिड जावास्क्रिप्ट का क्लास इज एग्जैक्टली इक्वल टू सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट। मैं बनाता तो क्या बोलता, मैं एग्रीमेंट लिख देता, अगर मैंने बनाई होती सॉलिडिटी तो, ठीक है ना। तो बस ये है, कहने की बात ये है कि भाई ये इतना ध्यान रख लो कि इसके अंदर भी 3 मेंबर होते हैं, और यहाँ पर भी हम ये अपना एक कॉन्ट्रैक्ट हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सो सो यहाँ पर ये आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब सॉलिडिटी के वर्जन देखते हैं, लिस्ट डाउन द सॉलिडिटी वर्जन, लिस्ट डाउन दी सॉलिडिटी वर्जन। भाई लिस्ट डाउन दी जावास्क्रिप्ट वर्जन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्जन बढ़ते रहते हैं कि नहीं बढ़ते रहते हैं, हर 15-20 दिन में, महीने भर में, 6 महीने में बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं भाई, है ना, बढ़ते हैं। तो चलो पैरेलल कंपैरिजन करते हैं। जावास्क्रिप्ट में गए और जावास्क्रिप्ट में मैंने वर्जन सर्च किया, जावास्क्रिप्ट का वर्जन, जावास्क्रिप्ट की वर्जन की शुरुआत 1997 से हुई थी, जो वर्जन बढ़ते 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 2016, 22, 24, 25, 26 आ गया। तो 2026 में जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन है उसको टेक्निकली क्या बोला जा रहा है, ECMA स्क्रिप्ट 2026, ये उसका एक्चुअल नेम है। अब भाई सॉलिडिटी में हम आए, यहां पर सॉलिडिटी लिखोगे चेंज लॉग, क्या लिखोगे, सॉलिडिटी चेंज लॉग। यहां पर आप आए, यहां पर आप आए, पहली लिंक पर आप क्लिक करना, सॉलिडिटी के बहुत सारे वर्जन आए,
जब फर्स्ट टाइम सॉलिडिटी बना होगा तो मैं इसका लास्ट में गया, मैं बिल्कुल लास्ट में गया, सॉलिडिटी का जो पहला वर्जन था वो 010 था, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ, ठीक है ना। और जावास्क्रिप्ट कब लॉन्च हुआ? 1997 में। सॉलिडिटी नया नया बच्चा है, मतलब नया नया किड है ब्लॉक 3 में और इसमें तो आप समझिए सॉलिडिटी इज अ न्यूअर लैंग्वेज which is used in web3 and the first version is released around 2015 और उसका जो लेटेस्ट वर्जन आज की तारीख में अवेलेबल है सॉलिडिटी का, दैट इज 0834 and it is unreleased right now 0833. So 0.8.33, this is the latest version of TypeScript. 0.8.33. ये 0 जो है ये क्या है सर? मेजर नंबर। ये 8 क्या है? माइनर नंबर। ये 33 क्या है? पेड नंबर। मैं बार बार हर जगह यही बताते रहता हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये आपको करना है। अब ये जो आप सॉलिडिटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट ये इस वाले वर्जन का है कि इस वाले वर्जन का है कि इसका है कि सबसे पुराना है, ये सॉलिडिटी के कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? समझ में आ रहा है? ये पीपीटी में फिर से गया मैं, सॉलिडिटी के यहां पर आया मैं, ठीक है ना। तो इंटरनली हमारे पास जैसे ही मैंने अपना हार्डवेयर इंस्टॉल किया था तो मुझे सॉलिडिटी मिल गया था, इंटरनली मिल जाता है। मेरे सॉलिडिटी के कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि जो कोड है वो 0.8.33 वाला है कि वो लास्ट वाला जो 2015 में लॉन्च हुआ था? तो हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? ऊपर ही ऊपर सॉलिडिटी के फाइल में ऊपर ही ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा? कुछ ना कुछ ऐसे निर्देश लिखने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे जिसको कंपाइलर जब उसको पढ़ेगा तो वो पहली लाइन पढ़ते ही उसको समझ में आ जाएगा कि नीचे लिखा हुआ कोड सॉलिडिटी का सबसे लेटेस्ट वर्जन है कि सबसे पुराना है कि बीच वाला है कि इस तारीख का है कि उस तारीख का है। समझ में आया? तो आप यहां पर सबसे पहले तो आप रिसर्च करोगे कि यार एक बात तो क्लियर है कि सॉलिडिटी के वी हैव मल्टीपल वर्जन, सम वर्जन आर वेरी न्यू which you can see that the last version is deployed in 2025। 18 दिसंबर को लॉन्च हुआ 2025 में, मतलब बोला जाए तो लगभग 1.5 महीने पहले ये लॉन्च हुआ सॉलिडिटी का कौन सा वर्जन? 0834। समझ में आया? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप लिख रहे हो ये किस वर्जन का है? कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हर वर्जन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो वी नीड टू राइट अ स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ द फाइल जिससे कंपाइलर को नीचे दिए गए लिखे गए कोड के किसके बारे में पता चलेगा? वर्जन के बारे में। और उस वर्जन के हिसाब से उसको वो क्या करेगा? प्रॉपरली रीड करेगा और कंपाइल करेगा। समझ में आ रहा है? सो यस, सो यहां पर मैं गया और यहां पर मैं गया, सो यहां पर मैं गया और मैं यहां से इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कॉपी किया और इसको मैंने चैट ओपन किया और पर्टिकुलर में एक सिंपलेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड यहां पर मैं लिखवाता हूं। Please write down a simple contract, simple solidity contract with name equals to a property। ठीक है ना। तो मैंने उसको बोला कि मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है, नेम इक्वल्स टू मेरा नेम, और वो लिखना है। तो अब देखना जीपीटी ने क्या दिया हमें बदले में। जीपीटी ने हमें एक स्टेटमेंट दिया, प्रैग्मा सॉलिड कैरेक्टर। ये लाइन दी ना ऊपर ऊपर, ये लाइन हमें दी। अब इस लाइन को यहां पर मैंने पेस्ट किया, ठीक है। सो दिस इज द लाइन विच इज यूज्ड बाय कंपाइलर टू इंटरप्रेट दिस बिलो कोड। समझ में आया? ये नीचे जो कॉन्ट्रैक्ट का जो कोड दिया हुआ है ये सॉलिडिटी के कौन से कंपाइलर को बिलोंग करेगा या कौन से कंपाइलर उसको कंपाइलर के लिए कंपैटिबल कोड है, ये आपने यहां पर दे दिया। सो 0820 जीपीटी ने जो दिया है 0820, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंपाइलर वर्जन, इज अ सॉलिडिटी वर्जन। तो यहां पर आप चेंज लॉग देखो, चेंज लॉग देखो 0820। तो 0820 यहां पर देखते हैं हमारा कब आया था 0820। जीपीटी ने जो दिया हमें दिया है वो देख लेते हैं। 0820 ये लगभग 2023 मई के आसपास का है। समझ में आया? तो समझ में आया आपको? और इससे पहले आ रहा है कैरेट। ये सिंबल का है कैरेट। कैरेट, अगर इस कैरेट को मैं हटा दूं इसका क्या मतलब है? और इस कैरेट को मैं अगर लिख दूं तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, हाँ ये आपको बताना चाहिए। अच्छा ये चीज तो पता चल गया ना, ये पहला लाइन क्या बता रहा है?
ये सॉलिडिटी के वर्जन को बता रहा है कि ये नीचे जो लिखा हुआ कोड है ये किस कंपाइलर पे एग्जीक्यूट होगा, ये फलाने वर्जन पर एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट है। ये अगर ये नहीं हो तो सॉलिडिटी का कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि नीचे लिखा हुआ कोड मैं नए के हिसाब से एग्जीक्यूट करवाऊं कि पुराने के हिसाब से एग्जीक्यूट करवाऊं, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए कंपाइलर की अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपाइलर को ये लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि नीचे लिखा हुआ कोड इस वर्जन के लिए, तो उस हिसाब से उसको कंपाइल करेगा। ठीक है ना। इस कैरेट को अगर हम हटा दें और डायरेक्ट लिखें तो इसका मतलब हो गया कि नीचे लिखा हुआ कोड सिर्फ इसी कंपाइलर पर हमें एग्जीक्यूट करना है, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। और इसका मतलब ये हो गया, कैरेट का मतलब ये हो गया कि ये जो नीचे लिखा हुआ कोड ये कंपाइलर 0820 पे भी काम करेगा, 0821 पे भी काम करेगा, 22 पे भी काम करेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ रहा है। सो कैरेट का मतलब ये हो गया 0820 और अबव। समझ में आ गया। ठीक है ना। प्रेग्मा सॉलिडिटी, ये दिस लाइन इज रीड बाय सॉलिडिटी कंपाइलर सो दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड। सो यहां पर हमने देखा, यहां पर हम गए पर्टिकुलर। सो मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई। सो प्रॉपर्टी बनाने के लिए यहां पर स्ट्रिंग पब्लिक नेम, यहां पर कैसे लिखा स्ट्रिंग पब्लिक नेम, बट यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। यहां पर क्या आप लेट वेट लिखते हो क्या, लेट वार कॉन्स्ट ऐसा कुछ लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना का अपना अपना एक तरीका होता है। ठीक है ना। हमें उस तरीके से चलना पड़ेगा। इफ यू आर वर्किंग इन जावास्क्रिप्ट दिस इज द अप्रोच, इफ यू आर वर्किंग इन सॉलिडिटी यू हैव टू राइट इट्स वे। सो यहां पर सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम, सबसे पहले प्रॉपर्टी का टाइप, वो जो प्रॉपर्टी है उसका टाइप सबसे पहले यहां पर हम आए, एक कॉन्ट्रैक्ट में ले लेता हूं। सो कॉन्ट्रैक्ट नेम, मैं एक बेसिक सिंटेक्स बना रहा हूं। ठीक है ना। सबसे पहले टाइप, उसके बाद मॉडिफायर, इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, और उसके बाद प्रॉपर्टी नेम। समझ में आया। तो टाइप, ये जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो किस टाइप का है, तो मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी ले ली नेम। अब इस नेम में आप क्या स्टोर करोगे, नंबर्स स्टोर करोगे कि कैरेक्टर्स स्टोर करना चाह रहे हो, कैरेक्टर्स स्टोर करने चाह रहे हैं, इसलिए कैरेक्टर्स को हम इसमें डेटा टाइप कौन सा यूज करेंगे, स्ट्रिंग। और इसके बीच में इस प्रॉपर्टी को क्या क्लास, ये जो कॉन्ट्रैक्ट को जब इनिशियलाइज करेंगे क्या क्लास के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं क्या, तो यस एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर क्या हो गया हमारा, पब्लिक। समझ में आया कि इस प्रॉपर्टी को मैं इस क्लास के बाहर से भी मैं एक्सेस कर सकूं, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से भी मैं एक्सेस कर सकूं, मतलब मेरी फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो है वो इस प्रॉपर्टी को रीड कर सके, मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन इस प्रॉपर्टी को रीड कर सके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैं इस प्रॉपर्टी को रीड कर सकूं, उसके लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा, पब्लिक देना पड़ेगा। अगर मैंने प्राइवेट दे दिया यहाँ पर तो मेरी फ्रंट एंड की रिएक्ट एप्लीकेशन, मेरी फ्रंट एंड की नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन मेरे नेटवर्क में उस कॉन्ट्रैक्ट में घुस के उस प्रॉपर्टी को पढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि आपने उसका एक्सेस परमिशन ही नहीं दे रखा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा नाम फ्रंट एंड पर, रिएक्ट एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पर, नेक्स्ट.जेएस के एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पर डिस्प्ले हो जाए, इसलिए इस प्रॉपर्टी को अपने को क्या देना पड़ेगा, पब्लिक देना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट इफ यू वांट टू रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन यू हैव टू गिव द पब्लिक डेफिनेशन। सो ये मैंने पब्लिक दिया। चलो यहां पर हम गए, सबसे पहले क्या लिखना है, स्ट्रिंग पब्लिक एंड देन नेम एंड देन सेमीकोलन। एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। जावास्क्रिप्ट में भी यही रूल है कि भाई जावास्क्रिप्ट में क्या रूल है, जावास्क्रिप्ट में एक ही रूल है कि हर प्रॉपर्टी किससे, हर स्टेटमेंट हर लाइन किससे टर्मिनेट होती है, सेमीकोलन से। तो यहाँ पर भी यही, सॉलिडिटी में भी यही रूल है कि हर लाइन आपको सेमीकोलन से टर्मिनेट करनी है। भाई कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, वैल्यू इनिशियलाइज करना है। आप कैसे बता पा रहे हो, क्योंकि आपने कल के 2 लेक्चर पढ़े हैं, उसमें बताया मैंने, रोज ही बताता हूं मैं भाई, कि क्लास आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली और उस प्रॉपर्टी में आपको वैल्यू रखना है, तो उसके लिए बेस्ट जगह कौन सी है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम ही यही होता है कि ऊपर दी गई प्रॉपर्टीज की वैल्यू को रखना। ठीक है ना। अब मुझे अपना नाम रखना है, मुझे अपना नाम अनिल किस में स्टोर करवाना है, नेम में स्टोर करवाना है। तो क्या नेम इक्वल्स टू अनिल इज द बेस्ट वे टू इनिशियलाइज द क्लास मेंबर, नो इट इज नॉट अ बेस्ट वे। इवन दो ये हम कर सकते हैं बट ये बेस्ट तरीका नहीं।
किसी भी वेरिएबल में वैल्यू रखने का सही जगह क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जिसका काम क्या होता है? उस पर्टिकुलर क्लास की, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। अगेन ये मैं डेफिनेशन सारा कहां से बोल रहा हूं? जावा स्क्रिप्ट के क्लास से बोल रहा हूं। और जो जावा स्क्रिप्ट का क्लास है एग्जैक्टली वो कॉन्ट्रैक्ट ही है, कुछ भी 1% भी अलग नहीं समझना है। सो यहां पर आप देखो, जावा स्क्रिप्ट में हम गए, जावा स्क्रिप्ट के आप क्लास डेफिनेशंस पे आप जाओ। भाई जावा स्क्रिप्ट का आपको किस में जाना है? जावा स्क्रिप्ट का आप क्लास में, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी क्या होता है? इस कंस्ट्रक्टर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज और सॉलिडिटी का कंस्ट्रक्टर क्या कोई डिफरेंस है क्या? 1% का डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वो के वही है। सो कंस्ट्रक्टर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखो, जावा स्क्रिप्ट में मुझे उस प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए, जैसे मैंने यहां पर दो प्रॉपर्टी ले ली, नेम ले लिया और सरनेम ले लिया। इतना प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने जावास्क्रिप्ट की एक क्लास ली, उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी नेम और सरनेम। क्या वैल्यू में उसी समय इनिशियलाइज करते समय ही वैल्यू रख रहा हूं क्या? नहीं रख रहा हूं। अब मैं क्या लूंगा यहां पर? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? वैल्यू को इनिशियलाइज करना। जावा स्क्रिप्ट में क्लास के अंदर मौजूद प्रॉपर्टी को पकड़ने के लिए हम CIO का इस्तेमाल करते हैं। CIO डॉट मेंबर, याद है कुछ? क्या यूज करते हैं? CIO, क्लास इंटरनल ऑब्जेक्ट दिस डॉट नेम इक्वल्स टू अनिल। समझ में आया? इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू की वैल्यू किधर से किधर असाइन होती है? राइट से लेफ्ट। ठीक है ना? तो अनिल जाके किस में स्टोर होगा? नेम में। क्या नेम जाके अनिल में स्टोर होगा? भाई आपको बताया ना, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। एसोसिएटिव, देयर इज अ प्रिंसिपल आई हैव टॉट अबाउट, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। इक्वल टू इज देन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की क्या खास बात है कि राइट की वैल्यू किधर असाइन होगी? लेफ्ट में जाके। तो राइट में अनिल है, अनिल जाके किधर स्टोर होगा? नेम में स्टोर हो जाएगा। सो ये आपको समझ में आया? तो जावा स्क्रिप्ट में सर हम दिस डॉट करके प्रॉपर्टी को पकड़ते हैं, मगर सॉलिडिटी में, बट सॉलिडिटी में डायरेक्ट लिखा जाता है। सॉलिडिटी में दिस विस नहीं होता है। सॉलिडिटी में कोई क्लास इंटरनल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जो प्रॉपर्टी ऊपर बना रखी है वो डायरेक्टली सर आप लिख लो, वो डायरेक्टली लिख लो। तो मैं बस यहां पर गया, ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी बनाई मैंने? नेम, और मैंने यहाँ पर नेम लिख दी, और मैंने नेम क्या स्टोर करवा दिया? मेरा नेम स्टोर करवा दिया। ठीक है ना? और आगे बढ़े, ठीक है ना? ये मैंने प्रॉपर्टी स्टोर करवा दी। उसके बाद मैं यहां पर एक मेथड ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक मेथड, ये मैंने एक मेथड ले ली। मैंने बस अब मैं ये मैंने मेथड ले ली। अब दूसरी चीज, आप जब सॉलिडिटी का कोड लिखोगे ना, मेरे इसमें ये रंग बिरंगे आ रहे हैं, ये ब्लू कलर में आ रहा है, ये ग्रीन कलर में आ रहा है। भाई मेरे इसमें रंग बिरंगे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। अब बता दूं चलती हुई क्लास में, नहीं तो आप ब्लैक एंड व्हाइट में काम करते रह जाओगे। तो सॉलिडिटी यहाँ पर गूगल पे लिखना, जिसके सबसे ज्यादा डाउनलोड होना लगभग 1 मिलियन के आसपास, 1 मिलियन के आसपास, ये वाला जॉन, ये वाला जो एक्सटेंशन है आप सभी लोग इंस्टॉल कर लेना। तो ये आपका सॉलिडिटी का कोड कलरफुल दिखने लग जाएगा, थोड़ा हिंट विंट मिलने लग जाएगा, थोड़ा बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना? और आप देखोगे ना, आप देखना कि सर ये व्हाइट दिख रहा है, ये पूरा व्हाइट दिख रहा है, और तो आपको क्या करना है? सॉलिडिटी का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। अब ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया। अब आई वॉन्ट टू डिप्लॉय दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस नेटवर्क। ठीक है ना? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे क्या करना है? मुझे इस पर वो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रोसेस बता देता हूँ। सो हमने ये देखा कि सॉलिडिटी का जो भी सोर्स कोड है, सॉलिडिटी का जो भी सोर्स कोड है, आज के बाद हम उसको सॉलिडिटी का सोर्स कोड बोलेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, है ना? आज के बाद हम सोर्स कोड कभी नहीं बोलेंगे। तो सॉलिडिटी का जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइल हमने बना रखी है, उसको हमें किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा? वी हैव सॉलिडिटी कंपाइलर। उस कंपाइलर को कंपाइल होने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक बाइट कोड, जो कि बेसिकली क्या है? मशीन रीडेबल कोड है, जो कि मशीन रीडेबल कोड है। ठीक है ना? मशीन रीडेबल कोड है।
ठीक है ना। तो आप टर्मिनल पर आओ और SOL npx SOLC डैश डैश वर्जन मैं चेक कर लेता हूं SOLC का वर्जन। आई वांट टू चेक द सॉलिडिटी, ठीक है ना। सो हमें सॉलिडिटी का कंपाइलर का वर्जन पता करना है, तो मैं थोड़ा सा जीपीटी से यहां से पूछ सकता हूं। आई वांट टू चेक द सॉलिडिटी कंपाइलर वर्जन। भाई कंपाइलर है तो भाई वो प्रोग्राम है तो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हुआ होगा, है ना। तो आई वांट टू चेक द सॉलिडिटी कंपाइलर वर्जन। सो व्हाट इज द कमांड? सो इन ऑर्डर टू चेक द सॉलिडिटी कंपाइलर, उसने बताया कि आपके रूट लेवल पर एक हार्डहेड config डॉट टीएस नाम की फाइल बनी होगी, बिल्कुल बनी हुई है। उसमें उसने बता रखा है कि 80828। तो आपने अपने सॉलिडिटी का वर्जन और कंपाइलर दोनों ही इसी नाम से होंगे, ठीक है ना। और दूसरा तरीका वो आपको क्या बता रहा है कि आप ये पर्टिकुलर कमांड चला लो, npx हार्डहेड कंपाइल कमांड चला लो, ठीक है ना। npx हार्ड, ठीक है ना। अभी मैं नहीं चला रहा हूं बट मैंने आपको वर्जन बता दिया था, तो ये वर्जन हो गया। अब मुझे इस सोर्स कोड को क्या करना है, इस इस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे इस नेटवर्क पर, ये जो पहला टर्मिनल दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है, ब्लॉकचेन का लोकल नेटवर्क है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मुझे इस नेटवर्क पर डिप्लॉय करने के लिए मुझे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले तो बाइट कोड में, और वो बाइट कोड जाके फिर इस वाले टर्मिनल पर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो सॉलिडिटी का कंपाइलर मैं जो यूज कर रहा हूं वो अभी मैंने आपको उसकी कॉन्फ़िग फाइल से देख के बता दिया है, 0.8.28, ठीक है ना। सो दिस इज माय सॉलिडिटी वर्जन एंड कंपाइलर, अब आगे बढ़े। अब पीपीटी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। पीपीटी के हिसाब से चलते हैं कि भाई सर आपने सॉलिडिटी का कोड लिख दिया है ना, लिख दिया ना, भले उसमें एक ही प्रॉपर्टी हो मगर लिखा कि नहीं लिखा, बिल्कुल लिख दिया। अब अगला काम क्या है, उस सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करना, बाइट कोड में कन्वर्ट करना, और उस बाइट कोड को फिर कहाँ लॉन्च करना, इस वाले टर्मिनल पर, लाइक नेटवर्क पे डिप्लॉय करने का काम है। तो वो हम सारा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये हुआ। अब इस सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए यहां पर मैंने लिख रखा है हाउ टू कंपाइल, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, हाउ टू कंपाइल सॉलिडिटी कोड, ठीक है ना। हाउ टू कंपाइल द सॉलिडिटी कोड। सो सॉलिडिटी कोड को कंपाइल करने के लिए npx हार्डहैट कंपाइल, ठीक है ना, npx हार्डहैट कंपाइल, ठीक है ना। तो ये कमांड चलाते ही क्या होगा, कमांड चलाते हुए क्या होगा, बेसिकली आपकी जो फाइल है, जो डॉट सोल फाइल है, उसको कौन सॉलिडिटी कंपाइलर पढ़ेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके लिए बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। वो बाइट कोड बाद में कन्वर्ट होने के बाद मैं उसको कहां पर एग्जीक्यूट करवाऊंगा, ईवीएम पर एग्जीक्यूट करवाऊंगा, इथीरियम वर्चुअल मशीन पर एग्जीक्यूट करवाऊंगा, और फाइनली मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा ऑन द लोकल बीसी नेटवर्क, ब्लॉकचेन नेटवर्क। समझ में आया? सो यस, क्या आपके पास सॉलिडिटी फाइल रेडी है? रेडी है। अब आपको क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए कौन सी कमांड है, npx हार्डहैट कंपाइल। सो npx हार्डहैट कंपाइल, ये जैसे ही मैंने कंपाइल किया, केयरफुली आप देखना। सो यहां पर आपके पास एक आर्टिफैक्ट्स फोल्डर आया। सो मैं यहां पर हम चैट पर गए और आई हैव दिस पर्टिकुलर फाइल, आई वांट टू कंपाइल इट, ठीक है। सो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स स्लैश माई कॉन्ट्रैक्ट्स, I have this file and I want to compile it। मेरे पास ये पर्टिकुलर फाइल है, मुझे ये कंपाइल करनी है। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पर कमांड क्या है, npx हार्डहैट कंपाइल। सो मैंने यहाँ पर npx हार्डहैट कंपाइल कमांड किया और मेरी फाइल कंपाइल हो गई। अब कंपाइल हो गई तो कहीं ना कहीं जाके सेव हुई होगी। वो जो बाइट कोड है जिसको हम यहाँ पर, अब मैं आपको अभी सिखा रहा हूं कि भाई ये सॉलिडिटी फाइल कंपाइल होने के बाद किस में कन्वर्ट होगी, बाइट कोड में कन्वर्ट। ये बाइट कोड कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा,
कहीं ना कहीं तो होगा, इस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम पर कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो मैंने उसको पूछेंगे कि वेयर टू फाइंड द कंपाइल्ड फाइल। सो आफ्टर कंपाइलिंग हार्डहेड क्रिएट टू इंपॉर्टेंट फोल्डर स्ट्रक्चर। कंपाइल करने के बाद हार्डहेड क्या करता है, दो फोल्डर आपको क्रिएट करता है, एक तो आर्टिफैक्ट्स और दूसरा कैशे। क्या आर्टिफैक्ट्स नाम का फोल्डर मिला, कैशे मिला? चलो फिर से आर्टिफैक्ट्स और कैशे वाले फोल्डर को मैं अभी डिलीट कर देता हूं। किया कि नहीं किया आपके सामने डिलीट? मैंने मैनुअली डिलीट किया समझने के लिए। क्यों समझने के लिए? कि सर जैसे ही आप सॉलिडिटी के कोड को कंपाइल करोगे और इंटर करोगे तो यहां पर दो डायरेक्टरी बन जाएगी। बनी कि नहीं बनी? आर्टिफैक्ट्स और कैशे नाम की दो डायरेक्टरी बनी कि नहीं बनी? फिर से मैं डिलीट कर रहा हूं, या राइट क्लिक करके डिलीट परमानेंटली, दोनों को मैंने डिलीट किया, फिर से कंपाइल कर रहा हूं। npx हार्ड है कंपाइल, बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल बनी सर। अब आगे बढ़े। सो चेक आर्टिफैक्ट्स। सो आर्टिफैक्ट्स हमें चेक करना है, आर्टिफैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट और सोल फाइल बनी, यू विल सी अ जेसॉन फाइल, ठीक है ना। सो आर्टिफैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट और एक जेसॉन फाइल, तो जिस नाम से कॉन्ट्रैक्ट था उसी नाम से बनी एक जेसॉन फाइल, और उस जेसॉन फाइल को ओपन करके देखो और उसमें एक सेक्शन मिलेगा। वो जेसॉन फाइल क्या है? एक जेसॉन फाइल है। जो जेसॉन फाइल में क्या होता है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, एंड यू विल फाइंड वन प्रॉपर्टी कॉल्ड बाइटकोड, एंड इट हैज सम वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बाइटकोड। और वैल्यू में आपका क्या है? उसका, उस सॉलिडिटी का बाइट कोड। वो जो आपने कंपाइल किया ना उसका बाइट कोड ये मिल गया। अब ये क्या आप समझ पा रहे हो भाई? टोटली क्या चल रहा है? 101010 ff समथिंग समथिंग विच यू एज अ ह्यूमन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो बाइट कोड इज ह्यूमन रीडेबल और मशीन रीडेबल। सॉलिडिटी कोड इज ह्यूमन रीडेबल और मशीन रीडेबल। ह्यूमन रीडेबल, ठीक है ना। सॉलिडिटी का कोड पढ़ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हैं नाम, तो ये ह्यूमन रीडेबल हो गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट डॉट जेसन को खोल के देखो और बाइट कोड की प्रॉपर्टी के बाद जो पड़ी हुई वैल्यू को क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप लोग नहीं समझ पा रहे? इसको कौन समझेगा? मशीन समझेगी। इसको कौन समझेगा? ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? इथीरियम वर्चुअल मशीन। सो वी हैव इथीरियम वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन, समझ में आया? सो यस वी हैव गॉट द इथीरियम वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। नाउ सारी चीजें मुझे समझ में आ गई। नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट दिस बाइट कोड ऑन टू द नेटवर्क, ठीक है ना। मैं जीपीटी को पूछ रहा हूं कि भाई चलो तुमने ये तो बना दिया, सॉलिडिटी के कंपाइलर ने क्या किया, सॉलिडिटी की फाइल ली, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स के अंदर तुमने किस नाम की डायरेक्टरी बना दी? कॉन्ट्रैक्ट्स नाम की। कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर तुमने कॉन्ट्रैक्ट माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट जेसन बनाया, उसके अंदर प्रॉपर्टी ले ली, उस प्रॉपर्टी के अंदर आपने बाइट कोड कॉलन और वो लंबा चौड़ा आपने क्या जनरेट करके दे दिया? बाइट कोड जनरेट करके दे दिया। अब आगे क्या? अब आगे इस कोड को यही रहना है कि इस आगे इस कोड को हमें एक्चुअल में डिप्लॉय करना है नेटवर्क पर। कंपाइल करने के बाद अगला टास्क हमारा मैनुअल टास्क क्या है? डिप्लॉय करना। अब मैं आगे चल के आपको ऐसी कमांड बताऊंगा कि ये जितना भी आप कंपाइल कर रहे हो ना, मैनुअल डिप्लॉय कर रहे हो, ये सारा काम आपका एक कमांड में आसान हो जाएगा। मगर आज हम क्या देख रहे हैं? मैनुअल अप्रोच। कि भाई सर कंपाइल भी मैनुअल कर रहे हैं, कमांड चला रहे हो तभी तो कंपाइल हो रहा है। कंपाइल हो गया, बाइट कोड जनरेट हो गया, अब इस बाइट कोड को मैनुअल उस पर डिप्लॉय करेंगे, ईवीएम में लोड करेंगे और उसको डिप्लॉय करेंगे नेटवर्क। ये सारा काम मैं अभी आज ऑटोमेटिक बता रहा हूँ कि एक एक चीज मैनुअल बता रहा हूँ, मैनुअल बता रहे हैं। तो आज हमें मैनुअल अप्रोच देखना है। कल मैं आपको क्या सिखाऊंगा? एक कमांड सिखाऊंगा जिससे आपका कंपाइल भी हो जाएगा, ईवीएम लोड भी कर देगा और नेटवर्क पर भी डिप्लॉय हो जाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। हाउ टू एग्जीक्यूट दिस बाइट कोड? टू एग्जीक्यूट द बाइट कोड ऑन द ब्लॉकचेन नेटवर्क यू एक्चुअली डूइंग डिप्लॉइंग अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। compilation generate the bytecode, deployment send the bytecode to the blockchain, it's create the smart contract address। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप अपना नेटवर्क चला लो npx हार्ड हैट नोड से। तो भाई मैंने ये लेफ्ट में ये जो टर्मिनल चल रहा है ये क्या है? ये मेरा नेटवर्क ही है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है ना। उसके बाद ये बोल रहा है कि उसके बाद उसके बाद ये आपको डिप्लॉय करने के लिए एक स्क्रिप्ट बनाने का अप्रोच दे रहा है,
ठीक है ना। ये आपको डिप्लॉय करने के लिए स्क्रिप्ट बनाने का अप्रोच दे रहा है, बट मैं आज पहला दिन है इसलिए मैं आपको स्क्रिप्ट बनाने के अप्रोच को अवॉइड कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू अवॉइड द स्क्रिप्ट अप्रोच। हाउ कैन हाउ कैन आई डिप्लॉय डिप्लॉय अब मुझे सब कुछ पता है भाई, मेरे को ये इतना पता है कि इसने मेरे को ये बनाई। हाउ कैन आई डिप्लॉय आर्टिफैक्ट्स आर्टिफैक्ट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर दिस फाइल, एंड आई हैव द प्रॉपर्टी। मैं उस जीपीटी को सब बता देता हूँ भाई, मेरे पास तुमने ये बना के दे दी, ठीक है ना। एंड आई हैव समथिंग वैल्यू, सम वैल्यू स्टार्टिंग के कुछ कुछ दे दिए उसको, है ना, स्टार्टिंग का उसको मैंने कुछ कुछ दे दिया पूरा। मैंने उस जीपीटी को एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। आई वॉन्ट इट टू मैनुअली डिप्लॉय, ठीक है ना। सो you want to do manually deploy to the bytecode without hard script, you absolutely can। देखो क्वेश्चन क्या था कि भाई मेरे को मैनुअली करना है, मेरे को अभी ऑटोमेटिक वाला अप्रोच मत बताओ। सो यू विल सी टू इजीएस्ट प्रोफेशनल अप्रोच। मेथड टू, देखो अब इसने वो बता दिया कि आप ये रन करो और आप एक कर्ल कमांड से उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। द डाटा फील्ड ऑफ योर बाइट कोड प्योर इथेरियम वे। सो मेरे पास इसने एक कर्ल कमांड का एक अप्रोच दे दिया है कि इस कर्ल कमांड में इस एपीआई को हिट करो। आप जैसे ही npx हार्डहेड रन करोगे ना, npx हार्डहेड रन करोगे तो आप देखो उसने मेरे लिए क्या चालू कर दिया, एक http एक एपीआई सर्वर चालू कर दिया, और इस पर हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये इस कमांड को मैंने लिया और ये मैंने किया, और मैं अपने इसको गया और मैंने ये बाइट कोड उठाया, ये बाइट कोड उठाया मैंने यहाँ तक पूरा कॉपी किया, नोटपैड में गया, ये जो डाटा है इसमें ये पूरा मैंने पेस्ट कर दिया प्रॉपर। ये बहुत लंबा चौड़ा आया। अब इसको पर्टिकुलर पूरे को कॉपी कर लो। लेट्स सी, मैं श्योर नहीं हूं कि भाई हो जाएगा, बट व्हाई कांट वी स्टडी स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि मेरे को फ्लो समझ में आ गया। सॉलिडिटी का कोड लिखना है, कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद बाइट कोड बनेगा। कहाँ बना, आर्टिफैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं उस पर्टिकुलर फाइल में उस की पर मेरे पास बाइट कोड आ गया। इस बाइट कोड को मेरा अब ऑब्जेक्टिव क्या है, नेटवर्क पे डिप्लॉय करना। एवरीथिंग आई वांट टू डू इट मैनुअली, ठीक है ना। ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को कल सिंपल एक चीज में हम अवॉइड कर सकते हैं, बट आज हमें क्या चीज अचीव करनी है, कॉम्प्लेक्स। कि यार ये जो मैनुअल डिप्लॉयमेंट है सर, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स अप्रोच है। तो इसका हम कल देखेंगे। अभी तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिसके थ्रू ये पूरा आप उसको कर सकते हो। पूरे कोड को कॉपी किया और आप अपने टर्मिनल पर जाइए, आप अपने टर्मिनल पर जाइए, एक नया टर्मिनल खोल लीजिए। यहाँ पर गया मैं, एक नया टर्मिनल खोल लिया, पूरे कोड को मैंने पेस्ट किया और मैंने डिप्लॉय किया, और कहीं ना कहीं मेरी एपीआई ने कुछ ना कुछ इंटरनल एरर दे दिया। समझ में आया। तो जैसे ही वो कर्ल कमांड मैंने यहाँ पर हिट करी तो कुछ ना कुछ मेरा यहाँ पर एस्टिमेशंस आने लग गए, कुछ ना कुछ मेरे यहाँ पर आने लग गए, स्टेक अंडरफ्लो ये ऐसा वैसा कुछ आने लग गया, ठीक है ना। सो ये वाला जो अप्रोच है ये काम नहीं कर रहा है। और भी देखते हैं अगर कोई दूसरा तरीका हो जो हमें मिल जाए, ठीक है ना। तो कर्ल कमांड वाला जो अप्रोच है इट इज टेकिंग, ठीक है ना, आई एम गेटिंग this kind of error while I am hitting the API। ये पूरा कैट कमांड से मैं इसको
ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यस, ये जो सर आप तरीका बता रहे हो इट इज वेरी इजी और कॉम्प्लेक्स, even I'm not getting what you are doing. Yes, we know that sir you are trying to deploy the contract, but your approach is very lengthy and very complex. I'm not getting it. सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉय कर रहे हो सर, ये जो प्रोसेस है, ये जो मैनुअल प्रोसेस है, ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, तो क्या आप कोई ऐसा तरीका चाह रहे हो कि जिसके थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल भी हो जाए इंटरनल और डिप्लॉय भी हो जाए, है ना? तो दैट वे इज राइटिंग सम स्क्रिप्ट्स। ठीक है ना, सो यहाँ पर आप हार्ड हैट पे, अब मैं सिर्फ 2 मिनट लेऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखना इसके हार्ड हैट के जो एग्जांपल फोल्डर है, इसमें एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर। ठीक है ना, ये स्क्रिप्ट जो है ये आपकी टाइप स्क्रिप्ट की या जावास्क्रिप्ट की कुछ फाइल्स है जो कि मदद करती हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने में। ठीक है ना, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लिख लो, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लिख लो, मगर उस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी जो अभी आपको आ रही है, उसी को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? पूरा का पूरा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो स्क्रिप्ट इज अ फोल्डर which we will write some script. With the help of those script we can deploy our solidity contract very easily on the network, है ना? So चलिए मैं यहाँ पर गया और पर्टिकुलर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्क्रिप्ट नाम से फोल्डर बनाया, और स्क्रिप्ट नाम से फोल्डर बनाया यहाँ पर, और और मैं एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। स्क्रिप्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिप्लॉय, सो डिप्लॉय डॉट टीएस टाइप स्क्रिप्ट। तो डिप्लॉय डॉट टीएस नाम से मैंने एक पर्टिकुलर फाइल बनाई, और मुझे अपना डिप्लॉय डॉट टीएस नाम से किया, और यहाँ पर हम सॉलिडिटी के उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल केस में जाएंगे तो वो हमें एक स्क्रिप्ट का सैंपल देगा कि लाइक हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं वेरी इजीली। सो अप्रोच यही था कि बेसिकली आप अपना स्क्रिप्ट बनाइए, किसी भी नाम से एक फाइल बना सकते हैं, और उसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। अगेन वो लाइब्रेरी मैं आपको कल बताऊंगा। तो स्क्रिप्ट वाला जो अप्रोच है वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज कोई मैनुअल तरीका अगर आप में से कोई करके बता सके कि सर ठीक है, कंपाइल मैंने कर दिया, मेरी जेसोन फाइल बनी, जेसोन फाइल में मैंने वो की बन गई, मेरी वैल्यू हो गई, और सर इसके बाद ये करना है जिससे कि मैंने ये डिप्लॉय करके बता दिया। इसमें ये तरीका बता रहा है कि रिमिक्स ओपन करो और वो पूरा वो बाइट कोड यहाँ पेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आपको ये करके बताना है कि सर ये मैनुअल तरीका मैंने कर लिया है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, इसका इजी तरीका हम कल देखेंगे विद द हेल्प ऑफ scripts. We will write some scripts under the script folder. We will execute it, and once the script is executed, our smart contract will easily deployed on the blockchain network.